हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं पॉलिटी के क्लास में। तो ये आज हमारी जो क्लास है ये सिटीजनशिप का लास्ट क्लास है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है स्टार्ट होगा, मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल्स राइट। तो इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पीटी और मेंस क्या फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए फंडामेंटल्स राइट्स पे आपका अगर अच्छी से पकड़ बन जा रही है तो समझिए पूरा संविधान समझने में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है तो इसको हम लोग आज देखेंगे। और जहाँ तक कि हम लोग नागरिकता की क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली करंट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, करंट से में से जैसे 2019 में जो भी जो सीएए आया था 2019, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें एनआरसी, ठीक है, एनपीआर और तमाम प्रकार की चीज़ें जो भी करंट से रिलेटेड है, ये समझिए जो भी करंट से रिलेटेड है। हालांकि करंट की क्लास में भी मैं ये सब चीज़ बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है जितना भी करंट से मुद्दे हैं। और मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स अब करंट की भी क्लास आए, क्योंकि अब तक तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम तो फिलहाल फ्रेंड्स बहुत सारी थी, ऐसा नहीं है कि मैं अवॉइड कर रही थी। आप लोग को पता है कि मेरे मुख में ऑपरेशन हुआ है और बोलना पढ़ाना है तो मुख से बोलना ही है। तो बोलने में ही जब मैं असमर्थ रहती हूँ तो वीडियो को बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से वीडियो की जो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए क्लास में गैपिंग हो जाती है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं, पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि किसी प्रकार से थोड़ा दिक्कत ही भी हो तभी करें, क्योंकि अब अवॉइड करने का कोई वो नहीं रह गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल, जैसे आज तो 5 मार्च है, कल 4 मार्च 2021 को यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, इनका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स जारी हो गया है। तो जिनको भी 2021 में एग्ज़ाम का जो अटैम्प्ट है उसको अटैम्प्ट करना है 2021 वाला, वो लोग अपने फॉर्म को अब फिलअप कर दें। इसमें देर करने की कोई वो नहीं है फ्रेंड। जैसे कि देर अगर आप लोग करेंगे तो बाद में अपने चॉइस का जो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है, ये बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो आप लोगों को कहीं और जैसे एग्ज़ाम सेंटर डालना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के पहले सफ़र करना सही नहीं इतना होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द अपना एग्ज़ाम डालकर अपनी चॉइस की जहाँ पे आप हैं वहीं पर अपना सेंटर डालिए। ठीक है, तो आज आप लोग फॉर्म, या आज जितने भी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप करके, और जितनी भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा और ज़्यादा गति बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। 5 मार्च आज हो गया है। तो मैं जो है पॉलिटी जो पढ़ा रही हूँ, जैसे 28 मार्च को शायद होली है। ठीक है, तो होली के पहले पहले फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी कि पॉलिटी की क्लास को ख़त्म कर दूँ पूरा, क्योंकि आज सिटीजनशिप तो ख़त्म हो जाएगा, फिर मूल अधिकार स्टार्ट होगा और वहाँ के क्वेश्चन को जो भी मैं डिस्कस कर सकूँगी तो करूँगी। और करंट की क्लास भी फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगी जितना मैं कर सकूँगी। करंट तो होली तक शायद नहीं ख़त्म हो सकता है, शायद अप्रैल तक चला जाए, क्योंकि पूरे 14 महीने का करंट को कंप्लीट करना है। तो वो मैं धीरे धीरे करके करती रहूँगी। आप लोग धीरे धीरे उसका रिवीजन करते रहेंगे, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की जो क्लास है उसको देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, तो आई होप कि आप लोग रिटर्न इसको कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे फिर भी एक आप लोग माइंड मेकिंग ज़रूर करा करिए। ये सारे क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ये पिछले क्लास का है और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है उससे संभावित क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है। और आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा इसको थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको राइटिंग करने में बहुत समस्या आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि मैम कैसे लिखें, शुरू करने में ही बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है। ये बात सही है कि जब भी हम क्वेश्चन को लेकर बैठते हैं स्टार्टिंग में, ऐसा हमारे साथ भी होता था, तो हमें यही नहीं समझ आता है कि हम किस शब्दों से उसकी शुरुआत करें। तो ऐसे बिगनर्स स्टूडेंट्स को ये हमारा जो ये क्लास है
बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद करेगा और क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देती हूँ उस क्वेश्चन को उसी वीडियो में डिस्कस करने की मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरह से। तो आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना है, कोई फर्स्ट टाइम अच्छा आंसर नहीं लिख सकता है, लेकिन सबसे पहले अच्छे और बुरे और शब्दों और टाइम हर एक चीज़ से दिमाग हटाकर सिर्फ लिखने पे फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि पहले अगर आप लिखेंगे बाद में अच्छा बुरे का उसका मतलब एनालिसिस हो पाएगी, ठीक है। तो पहले आप लिखिए, कैसा भी लिखिए, सिर्फ आपकी पेन चलनी चाहिए। जैसे आप 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपके आंसर में बहुत ज़्यादा हद तक सुधार आएगा। तो आप लोग लिखा करिए। जैसे मैंने देखो यहाँ पे छोटी छोटी क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ पे देखो वैध व अवैध प्रवासी में क्या फ़र्क है। तुम जितना आपको आ रहा है 10 शब्द, 20 शब्द, 50 शब्द, जितना आ रहा है उतना में लिखिए, क्योंकि अभी मैं वैध और अवैध प्रवासी में क्या फ़र्क होता है अभी जैसे आपको मैं बता दूंगी। तो इसमें फिर असम समझौते से आप क्या समझते हैं, अभी असम समझौता मैं बिल्कुल समझा दूंगी। तो क्या समझते हैं बिल्कुल आप करंट से जोड़कर देख सकते हैं। क्यों एनआरसी लागू होने के बाद क्यों ये बोला जा रहा है कि असम समझौते का उल्लंघन होगा। तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, आपको मेरा उद्देश्य है कि लिखना, राइटिंग समझाना। और यूपीएससी, यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम आप लोग अब देख लेंगे, लिखने का एग्जाम है फ्रेंड्स। जो लिख नहीं सकेगा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ साक्षात्कार होने से पहले सब कुछ लिखित रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है एग्जामिनर के सामने। तो आप लोग इससे पीछे नहीं भाग सकते हैं। सारी स्टेज पार करके लास्ट में हम लोगों का इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे हमारा और उनका सामना होता है। उसके पहले सब कुछ लिखित रूप में हमें अपने आप को, अपना व्यक्तित्व, अपना एटीट्यूड, सब कुछ उनके सामने पेश करना पड़ता है लिखित रूप में। तो लिखने से अगर भागेंगे तो कैसे नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ बहुत जैसे व्यवहारिक क्वेश्चन मैंने प्रासंगिक क्वेश्चन रखा है कि 2019 और एनआरसी एक साथ मिला देने से आखिर किस प्रकार का विवाद हो सकता है। जैसे आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन जस्ट अगर आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग इतनी आसानी से हैंडल कर लेंगे। लेकिन बात है कि आप लोग करते ही नहीं हैं, लिखने का मतलब कोशिश भी नहीं करते हैं। आप लोग देख लेते हैं वीडियो और फिर सोचते हैं सॉरी, आप लोग सोचते हैं कि चलो मैं बाद में लिख लूँगा। बाद में फिर ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ ये शून्य हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क ऐसा कोई चीज़ अगर आप लोग तुरंत देख कर वीडियो समझ कर तुरंत इस क्वेश्चन को लिख लेते तो आपका एक तो रिवीजन हो जाता, दूसरे हमेशा के लिए वो चीज़ें आपका कंसेप्ट जो है आपके माइंड में डेवलप हो जाता, फिर आप कभी भूलते नहीं। और 1-2 बार और रिपीट कर देते उस क्वेश्चन को, तब तो सोचिए कि भूलने की कोई बात ही नहीं है। फिर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसको करने में सहमत हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है कि सीए 2019 क्या भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को चुनौती देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे पंथ निरपेक्ष का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था, सेकुलर होता है, वैसे देखेंगे इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, लेकिन हमने बताया था कि अगर जैसे भारत के पक्ष में आप देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में आप देखेंगे तो सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है, लेकिन विश्व परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो क्या इसका मतलब होता है, धर्म निरपेक्ष होता है फ्रेंड्स, ठीक है, धर्म निरपेक्ष होता है। तो इसके दोनों में मैंने अंतर भी आप लोगों को बताया था। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष ऐसा टॉपिक है कि आपको हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहाँ से बनता है किसी प्रकार से, बस उसका जो है ट्विस्ट टर्न कर लेकर उसका डायमेंशन चेंज करके बनता है, लेकिन जरूर क्वेश्चन बनता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन बना है। जैसे पिछले 2019 में ही पूछा था कि भारत की पंथ निरपेक्षता से फ्रांस को क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं होती है, 25 से 30 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप लोग वो देख लेंगे तो सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लिखने के लिए समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि पंथ निरपेक्षता एक व्यापक शब्द है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जिसे मैंने समझाने का प्रयास किया है पिछली वीडियो में, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ये छठा क्वेश्चन है, एनपीआर से क्या तात्पर्य है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि जब ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे तो आपके समक्ष फिर कितने भी
कठिन या टिपिकल क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, आप लोग उसको लिख पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को जब हम लिख पाते हैं तभी बड़े क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं। तो जैसे मैंने एकदम एकेडमिक टाइप का आप लोगों को आंसर यहाँ पे क्वेश्चन रखा है कि आपको कभी भी समझने में दिक्कत ना हो। जैसे एनपीआर से क्या तात्पर्य, क्या अखिल भारतीय एनआरसी का पूर्वगामी है? क्या यह मतलब एनपीआर को बोला जा रहा है, जो एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर है, क्या ये बोल रहे हैं कि एनआरसी का पूर्वगामी है क्या? तो क्या है या नहीं है अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स मेरी, कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को लिखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। चाहे वो क्वेश्चन बहुत बुरा ही क्यों ना लिखा जाए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। कुछ ना करने से कुछ भी करना बेहतर होता है। तो करना पहले बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है वो करने के बाद डिसाइड होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर, जैसे सातवां क्वेश्चन है कि सीए 2019 क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, ठीक है 2019 ये जो अनुच्छेद जो 14 है भारतीय संविधान का, आप लोगों को पता है कि समानता का अधिकार है, तो इसका अतिक्रमण करता है क्या, इसकी व्याख्या करना है। इसका भी मतलब इसका भी एकदम अच्छे से हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। ये सब चीज़ करंट से मुद्दा है। फिर सीए 2019 तथा CAB 2016 के प्रावधानों में मूल फर्क क्या है। हालांकि बहुत लोग बताते हैं कि ये दोनों जो प्रावधान है एक ही हैं, 2016 नहीं पारित हुआ तो 2019 वही बन गया, लेकिन इसमें बहुत सारे फर्क भी हैं, मतलब बहुत सारे अंतर हैं जो इसमें नहीं था इसमें है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो एक बार देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समर्थ हो जाएंगे। बस एक बार आप लोग देखिएगा जरूर, फिर इस सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को। इन सीए 2019 के संदर्भ में सरकार का रुख स्पष्ट करें, ठीक है। सीए 2019 में सरकार का रुख क्या है और विपक्ष का रुख क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों ने देखा, यहाँ पे मैंने कितना क्वेश्चन दिया है, 9 क्वेश्चन। यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अभी 9 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि 9 क्वेश्चन को आप लोग 10-10 शब्द में भी अगर लिख पाते हैं, 10 शब्द में, 15 शब्द में, 50 शब्द में, तो सोचिए कितना ज़्यादा आपके अंदर एक होगा। क्योंकि लिखते समय फ्रेंड्स मेरा दिमाग जो है ना सोचता है, तब हमारी पेन चलती है, तो उसमें डबल कार्य होता है और वो कार्य किया गया कभी फिर हमें भूलता नहीं है। तो आप लोग पढ़ने के बाद लिखा जरूर करिए। यही कारण है कि मैं पहले क्वेश्चन देती हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए सिद्धांत होता है एक, कि क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाई करना। जैसे पहले हमने क्वेश्चन उठा दिया तो आपका दिमाग आपका बहुत ज़्यादा अब उत्सुक हो जाएगा कि अरे इसका आंसर क्या होगा, क्या ये जैसे सीए 19 में सरकार का क्या रुख, तो क्या रुख होगा, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो अब जैसे हम पढ़ाई करेंगे आगे बताएंगे, तो आपको वो चीज़ जितना समझने में आसानी होगी और जितना अच्छे से आपका दिमाग कैच कर पाएगा, उतना अगर विदाउट क्वेश्चन अगर हम नहीं बताते और डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते तो आप शायद इतने अच्छे से उस टॉपिक को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यही है कि आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिएगा। अब चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग टॉपिक पर आते हैं सीधे। देखिए हम लोग को यही पढ़ना है, भारतीय नागरिकता संशोधन कानून 2019, और दूसरा क्या मतलब ये क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका यही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CAA 2019, ठीक है। तो CA 2019 क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं। इतना जो हंगामा हुआ था 2019 में आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो CAA है, आप लोग बहुत ज़्यादा इत्मीनान से इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ा उलझा हुआ टॉपिक है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए इसमें क्या था। जैसे पहले भी हम लोग नागरिकता पढ़े तो उसमें भी देखे थे, 3 देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी करना बहुत ज़रूरी है, बांग्लादेश, ठीक है। ये जो 3 देश के 6 कम्युनिटीज को, 6 समुदायों को, 6 समुदायों को नागरिकता देने की बात करी गई थी। और उसमें किया क्या गया था, 6 समुदाय में कौन, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है।
इनको कहा गया था हिंदू, ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 समुदायों को ये बोला गया था कि अगर इसमें से जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इसमें अगर 3 दिसंबर 2014, यहाँ पे एक डेट याद जरूर आप लोग रखिएगा, क्या बोला गया था, 3 दिसंबर 2014, ठीक है। इससे पहले जो भी भारत में आ चुके हैं, जो भी लोग भारत में आ चुके हैं, कहाँ से, इन देशों से, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता ऐसा नहीं है कि तुरंत दी जाएगी, उन्हें नागरिकता देने के जो नियम है उसमें सरलता, उदारीता बरती जाएगी, मतलब उसमें ढील दी जाएगी, ठीक है। तो ये इससे ये पता चलता है, और ये भी है कि अगर 3 दिसंबर 2014 से पहले जिस डेट को ये लोग आए हैं, इससे पहले जिस भी डेट से ये लोग आए हैं, ठीक है, मान लीजिए इसके पहले आप ये किसी डेट को आ गए, जैसे 3 दिसंबर 2014 है, ठीक है, मान लीजिए इसके पहले ये 3 दिसंबर के पहले क्या होगा, 2 दिसंबर, तो इनको उसी डेट से, उसके पहले चाहे जब आए तो उनको उसी डेट से नागरिक मान लिया जाएगा भारत का, ठीक है। तो इससे क्या मतलब होता है, जैसे कभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, तो ये एक प्रकार का भूतलक्षी कानून है। क्या है, तो ये आप लोगों को एक लाइन याद रखना है कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ है ये, ठीक है। ये कौन सा कानून है, भूतलक्षी, मतलब पीछे की चीज़ों को, कभी भी कोई भी विधेयक बनता है या कानून बनता है तो क्या है, मतलब भविष्य की चीज़ों को ध्यान में रखकर बनता है, लेकिन ये क्या है, पास्ट के बारे में किया गया है। अब बन कब रहा है, 2019 में, और इसमें ध्यान कब का दिया जा रहा है, 2014 के, ठीक है। तो ये इस प्रकार के इसको बोलते हैं कि ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ एक कानून है। तो इसका यही मतलब थीम है कि जो भी लोग यहाँ से आएंगे, जो लोग नॉन मुस्लिम है, अब इसका और ज़्यादा मुद्दे क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि क्यों मतलब इतना आंदोलन हुआ, इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों लोग हो गए। और इसमें जैसे लोग बोलते हैं 2014 में अगर पहले लोग आ जाए तो किससे, असम समझौते पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें फिर जैसे आप लोग देख लेंगे कि जो एनआरसी है, फिर एनपीआर से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को करेंगे, लेकिन इसकी जो मूल थीम है फ्रेंड्स, जो जैसे 2019 है, तो इसकी जो मूल थीम है, मूल थीम इसका यही है कि इनका जो भी जो कानून है, इनको नागरिकता देने में ढील बरती जाएगी। तो एक हम लोग जैसे नागरिकता ग्रहण करने के संबंध में एक पढ़े थे सहजीकरण, ठीक है, सहजीकरण। तो ये इसी माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अगर 14 वर्षों में कोई व्यक्ति 12 वर्ष रहा है भारत में, जैसे 12 में भी हम लोग क्या किए थे, 11+1 किए थे। जैसे 11 साल तो वो कैसे भी रहा है, उसमें भले 6 महीना साल भर रहा है, इंडिया से बाहर भी गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट का जो 1 साल है उसमें उसको लगातार हिंदुस्तान में रहेगा, तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें आप लोग देखेंगे 5 साल, जैसे 6 साल कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया उसको हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन उसकी मूल थीम यही है सीए 2019 की, कि इन जो 3 देश हैं, 3 देशों के जो 6 कम्युनिटीज़ के लोग अगर इंडिया आ चुके हैं 3 दिसंबर 2014 से पहले, तो उन्हें यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अभी एक शब्द था, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दे दिया है भी पॉइंट में, हम इस पीडीएफ को आज डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 समुदाय के लोगों को भारत के नागरिक देने के नियम में सरलता बरती जाएगी, ठीक है। और यहाँ के 6 समुदाय के लोग जो गैर मुस्लिम है, 3 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उसमें से क्या है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन। और इसमें भी 3 दिसंबर जो यहाँ पे डेट दी गई है, 3 दिसंबर 2014 से पहले ये लोग जिस डेट को आए हैं, मतलब किसी डेट को आए हैं, उसी डेट से इन्हें नागरिक मान लिया जाएगा। तो बताइए, बहुत लोगों को तो जो प्रमाण होगा ही नहीं किस डेट को आए,
तो वो लोग कैसे कर पाएंगे, तो ये भी एक मुद्दा उठा था, मान लेंगे, ठीक है, ये बात है, इसीलिए ये भूत लच्छी है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, जैसे ये तो CAB है 2016। इसके पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने अभी बोला था, उसमें जैसे क्वेश्चन में दिया था कि वैध व अवैध प्रवासी किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग अवैध प्रवासी समझते हैं, ठीक है। अवैध प्रवासी, देखिए जैसे भारत में विदेशियों को नियंत्रित करने के लिए 2 तरह के कानून बनाए गए हैं, ठीक है। भारत में विदेशियों को नियंत्रित करने के लिए 2 तरह के कानून है। पहला कानून क्या है, विदेशी कानून, विदेशी कानून 1946, ठीक है। और एक कानून है, दूसरा जो कानून है पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट एंट्री एक्ट, पासपोर्ट, इसको ब्रैकेट में हम कर सकते हैं एंट्री एक्ट 1920, ठीक है। इसके द्वारा मतलब विदेशियों को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन आप मान लीजिए जैसे कोई ऐसा प्रवासी है, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश या कहीं से कोई आया 1 महीने के लिए किसी ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, और मान लीजिए वहाँ यहाँ पे वो रह रहा है और 1 महीने उसका जो डेट है वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी भारत में रह रहा है, ठीक है। मतलब 1 महीना जो रहा वो तो वैध रहा, वो तो वैध प्रवासी हुआ। लेकिन 1 महीने के बाद डेट एक्सपायर करने के बाद भी वो इंडिया में रुका हुआ है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, अवैध प्रवासी। या इसका और भी रूल हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार से सीमा लांघ कर आया या किसी घुसपैठ के माध्यम से आया, मतलब किसी भी प्रकार से अगर इलीगल की तरीके से इंडिया में आकर रह गया, तो ऐसे प्रवासियों को अवैध प्रवासी कहते हैं। और जो बाकायदे अपना मतलब एक वीज़ा के माध्यम से आते हैं उनको हम लोग वैध प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो अवैध और वैध प्रवासी में सिर्फ इतना सा ही अंतर है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें यही है। तो जो वैसे आते हैं, जो विदेशी वैसे आते हैं, उनके लिए ये कानून होता है। लेकिन जो प्रवासी होते हैं, जैसे आप लोगों ने हमने देखा था, OCI कार्ड धारक, उनको अलग प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि CAB है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 में OCI कार्ड, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना कि जो 2000 CAB 2016 है और CA 2019, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जो देखिए जो CAB है, हम लोग को पता है पहले 2016 में ये बिल है, ठीक है, ये बिल है जो पारित पूरी तरह से नहीं हो पाया था, तो फिर इसीलिए अगर नहीं पारित हो पाया था इसीलिए उसको 2019 में फिर से लाना पड़ा था, ठीक है। तो जब CAB 2016 आया था तो इसमें जैसे OCI कार्ड धारक, हम लोग पढ़ चुके हैं OCI कार्ड धारक किसे कहते हैं और इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। लेकिन तो एक जो CAB बिल 2016 था, ये OCI कार्ड धारकों को लेकर मौन था, मतलब इनके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया था कि इन लोगों के साथ क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है। और एक चीज़ इसमें और थी फ्रेंड्स, जैसे सहजीकरण में हमने अभी बताया था आप लोगों को, सहजीकरण में कि इसमें क्या एक रूल था कि 14 वर्षों में 12 वर्ष रहना था, और 12 वर्ष में भी 11 + 1 वर्ष। तो 2016 में इसको क्या कर दिया गया, ये तो 1 वर्ष रहना ही था, लास्ट का जो है वो तो अनिवार्य है, और इसमें लेकिन 14 वर्षों में 6 वर्ष कर दिया गया, मतलब सिर्फ 6 वर्ष जो रहेगा उसको नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। इस 11 को घटाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष, ठीक है। इतना बस यही 2 चीज़ था कि OCI को लेकर इसने कुछ कहा ही नहीं था, और इसमें 11 को घटाकर 6 वर्ष कर दिया था, बाकी ये तो एक था ही, तो टोटल 7 वर्ष में नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जब 2019 आया, CA 2019 में आया, इसमें तमाम प्रकार के बदलाव किए गए, ठीक है। इसमें तो सबसे पहली बात, जैसे CA 2019 आया, इसमें क्या था, जो सहजीकरण था, सहजीकरण के माध्यम से जो नागरिकता देने की बात हो रही थी, जो 2016 में 6 वर्ष किया गया था, इसमें और ज़्यादा घटा दिया गया, सिर्फ 5 वर्ष। मतलब जो 5 वर्ष रहेगा
ये टोटल कितना फिर हो गया, 6 वर्ष। जो इतना साल रह लेगा हिंदुस्तान में, उसको नागरिकता प्राप्त कर दी जाती है। ये क्या किया गया है, सिर्फ इसमें ढील दी गई है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नागरिकता इनको दी जा रही है, इसमें क्या है, थोड़ी सी छूट दी जा रही है। तो ये चीज़ इसमें किया गया था सीए में। और दूसरा और क्या इसमें परिवर्तन किया गया था फ्रेंड्स, इसमें एक परिवर्तन और किया गया था, जैसे ओसीआई में आप लोग देखेंगे, ओसीआई कार्ड धारकों को लेकर 2016 कुछ नहीं बोला था, लेकिन 2019 में इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। जैसे वे सभी लोग जिनको ओसीआई कार्ड प्राप्त है, विगत 5 वर्षों में 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा अगर भुगतते हैं, किसी भी कारण से उनको कारावास हुआ है 2 साल का, तो उनसे ओसीआई कार्ड क्या हुआ, छीन लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। जो भी ओसीआई कार्ड दिया गया था प्रवासियों की विश्वसनीयता बनाने के लिए हिंदुस्तान में, वो छीन लिया जाएगा अगर वो 2 साल कारावास की सजा भुगता है तो। एक तो ये प्रावधान था। दूसरा था, यदि ओसीआई कार्ड धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। देखिए ओसीआई कार्ड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में जो नागरिकता का लेक्चर गया है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। तो जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ओसीआई कार्ड क्या है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ओसीआई कार्ड मैं बताने लगूंगी तो बात वही होगी कि उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ, और फिर इस वीडियो का लक्ष्य छूट जाएगा जितना बताना है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, फिर इसको आप देखेंगे तब समझ में आएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो उन्हें आई होप कि उन्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो ओसीआई कार्ड, पीआईओ ये सब समझने की ज़रूरत है, तभी ये टॉपिक समझ में आप लोगों को आएगा। तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें दूसरा प्रावधान था कि अगर ओसीआई कार्ड कोई धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया है, ठीक है, इलीगल तरीके से, तो उससे भी ओसीआई कार्ड छीन लिया जाएगा। यदि किसी भारतीय कानून का उल्लंघन करता है, ओसीआई कार्ड धारक जो भी व्यक्ति है, यदि वह किसी भारतीय कानून का उल्लंघन हो तो उससे भी ओसीआई कार्ड छीन लिया जाएगा। ये बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा रहा, क्योंकि भारतीय कानून के जो उल्लंघन की बात यहाँ पे रखी गई है, तो इसमें कहते हैं कि रेड लाइट को क्रॉस करने से लेकर मर्डर तक चीज़ इसमें शामिल हुई है। मतलब एकदम छोटे से छोटे कानून के साथ बड़े से बड़े कानून का उल्लंघन इसमें रखा गया है। तो मान लीजिए कि कोई मर्डर कर रहा है, कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, उससे ओसीआई कार्ड छीन लिया जाए, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जायज़ है। लेकिन अब भाई थोड़ी सी कोई कहीं गाड़ी पार्क कर दिया, ठीक, 5 मिनट के लिए कहीं कुछ कर दिया, अगर इतने छोटी सी गलती के लिए, इस उल्लंघन के लिए अगर ओसीआई कार्ड को छीना जा रहा है, तो यह एक प्रकार का क्या है, आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस लिए ओसीआई कार्ड लाया गया था 2015 में, और जैसे बताया गया था कि प्रवासियों की विश्वसनीयता बढ़े, और आज तक जैसे भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीयों के उन लोगों की विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए भारतीयों के प्रति, तो आप लोगों को नहीं लगता कि उस सब चीज़ों पर पानी फिर जाएगा? अगर छोटे से चीज़ के लिए इतना बड़ा दंड दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रवासियों के हृदय में भारत के प्रति अविश्वसनीयता उत्पन्न होगी। तो ये बहुत ज़्यादा, इससे ही ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा। अगला है कि जैसे 6वीं अनुसूची आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगी आपके करंट वाले क्लास में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें कुछ राज्य सम्मिलित हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, 4 राज्य आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे सीए लागू नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो पाएगा। इसका रीजन ये है कि ये जो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है। यहाँ तक कि कोई भारतीय भी, कोई जैसे यूपी का आदमी है, यूपी का कोई मनुष्य है, इस 4 राज्य में जाना चाहता है, तो उसको ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट जो कार्ड है, एक प्रकार का कार्ड है, उसे ये बनवाना पड़ेगा, तभी इन राज्यों में एंट्री कर सकता है। या तो ये कह लीजिए 6वीं अनुसूची में सम्मिलित जो राज्य है उस पर सीए लागू नहीं होगा, या तो ये कह लीजिए कि जो इनर लाइन परमिट राज्य है
उनमें सीए लागू नहीं होगा। ये क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि उसका उल्लंघन होगा, उसमें सबको नागरिकता दी जाएगी, भारत के लोग ही उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं उस इन सब राज्यों में, तो फिर एक दूसरे देश से आए हुए लोगों को अगर यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी तो ये तो इसका उल्लंघन हुआ ना। तो इसको बिल्कुल इससे हटा दिया गया और बोला गया कि जो सीए है ये इन 4 राज्यों में नहीं लागू होगा। ये अपना जो सरकार का पक्ष रहा। इसके विपक्ष में फिर क्या बातें कही गई थी? जैसे विपक्ष का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए प्रवासियों, ये सब करने के बाद प्रवासियों के मन में क्या विभेद उत्पन्न होगा उसके बारे में। तो इसके ये हुआ कि ये सब करने से एक चीज़ तो ये होगा कि इनके मन में बहुत सारा अविश्वसनीयता उत्पन्न होगी। ठीक है, इसके मन में क्या होगा? अविश्वसनीयता होगी सीए के विपक्ष में। जैसे ओसीआई के संदर्भ में जो प्रावधान जोड़े गए हैं उनके द्वारा, मतलब ओसीआई के लिए जितने प्रावधान है ना, जैसे कानून का उल्लंघन कर देने पर ओसीआई कार्ड छीन लिया जाएगा और उसमें उस कानून का मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप में उसको उसमें केंद्रित या बताया नहीं गया है कि ये कानून, उसमें सब कुछ रख दिया गया है। तो उसके प्रावधान जो जोड़े गए हैं उस प्रावधान से भारतीय मूल के विदेशियों में अविश्वास और संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा, जो मैंने भी बताया। और दूसरी, सीए 2019 को बोला जाता है कि जैसे आप लोगों को पता चले कि 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 2014 से पहले ये चीज़ बोला जाता है। इसके पहले ये बोला जाता है कि जिस स्टेट को भारत में इन देशों से जो गैर मुस्लिम है 6 समुदाय के लोग भारत में आए हैं तो उनको क्या किया जाएगा? उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इससे ये बोला जाता है कि जो असम समझौता है उसका उल्लंघन होगा। अब इसको समझने के लिए आपको असम समझौता समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग असम समझौता देखते हैं कि इसका उल्लंघन क्यों होगा। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, असम समझौता असम के विद्रोहियों तथा भारत सरकार के बीच, स्टेट को आप लोग डेट भले नहीं याद रखें लेकिन सन याद रखिएगा, 15 अगस्त 1985 में हुआ था। ये हुआ क्यों था इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये हुआ इसलिए था फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो साथ साथ पाकिस्तान भी बना था। जैसे ये हिंदुस्तान था, ठीक है, ये हिंदुस्तान है। बहुत अच्छा मैप नहीं बना सकती हूँ मैं, बस समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ये हिंदुस्तान है, ठीक है। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये यहाँ पे ये पाकिस्तान था, तो इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, ऐसा नहीं कि एक हिस्सों में बन गया था। और ये जो आज का बांग्लादेश है इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। तो इस प्रकार से 2 हिस्सों में पाकिस्तान का मतलब साथ साथ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, साथ साथ पाकिस्तान भी बना था। तो ये दो जो राष्ट्र हैं ऐसे ऐसे बट के बन गए थे। तो उस टाइम आप लोग देखेंगे जैसे 1971 जब आया, इंदिरा जी की सरकार थी, हम लोग को पता है। 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है इससे आज़ादी की, पश्चिमी पाकिस्तान से मतलब आज़ादी की मांग करने लगा, उनसे अलग होने की मांग करने लगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा संख्या में थे, यहाँ पे मुस्लिम थे, तो इनका शोषण होता था, इसलिए यहाँ पे आज़ादी की मांग करने लगे। तो आप लोगों को इस बात का ज्ञात होगा कि इंदिरा जी की सरकार में 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया, और मतलब पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान को ही क्या बोल दिया गया? बांग्लादेश नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उस टाइम जैसे 1971 में ये चीज़ हो रही है, ये घटना कब हो रही है? 1971 में हो रही है। तो आप लोग देखेंगे 1971 के पहले, 1971 के पहले कम से कम 10 लाख लोग असम में आकर बस गए थे, असम में आकर बस गए थे। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, बस गए थे। ठीक है, असम में आके लोग 10 लाख बसे थे। और 1973 में आप लोग देखेंगे कि
असम के जो घुसपैठी थे, ये एक प्रकार का 10 लाख क्या थे, घुसपैठी थे। तो 1973 जब आता है, 1973 में इनको लेकर, घुसपैठियों को लेकर एक आंदोलन छिड़ गया था, एक आंदोलन छिड़ गया था और इनको बाहर निकालने की मांग हो रही थी। भाई असम के अंदर इतने लोग आ गए थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि इनको हटाया जाए हमारे यहाँ से, यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसी को लेकर एक आंदोलन छिड़ गया। और उसके बाद आप लोग देखेंगे 1978 में, ठीक है, 1978 में आप लोग देखेंगे कि यह आंदोलन बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप ले लिया, बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप ले लिया, बहुत ज़्यादा अधिक हो गया। फिर उसके बाद 1983 में, 1983 में ये खूनी आंदोलन में क्या हो गया, तब्दील हो गया। जैसे दिन पर दिन देखते बढ़ते जा रहा था, जब ये खूनी आंदोलन में तब्दील हो गया, इसके बाद 1985 में फिर असम, वहाँ पे असम के जो विद्रोही छात्र होते हैं, ठीक है, वहाँ के विद्रोही छात्र प्लस भारत सरकार, इनके बीच एक समझौता होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं असम समझौता। असम समझौता, ठीक है। इस समझौते की फ्रेंड्स, जो असम समझौता था, इसकी कुछ शर्त थी, ठीक है, इसकी क्या थी, कुछ शर्तें थी। अब इसकी शर्तें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी शर्त ये थी कि जैसे देखिए शुरू में 1951 से 61, जैसे 1951 में पहली बार देखते हैं जो मतलब सरकार बनती है, तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें ये कहा गया कि जो लोग 1951 से 1961 इस डेट के बीच, ठीक है, जो भारत में आए हैं, उन्हें भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। इन्हें बेहिचक किसी बात विवाद के इनको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम इनसे नहीं है, ये भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद जैसे 1961 तक, फिर 1961 से देखेंगे यहाँ पे आप लोग, 1961 से लेकर 1971 तक, ठीक है, 1971 तक जो लोग आए हैं उन्हें नागरिकता तो मतलब रहेगी, ये नागरिक तो रहेंगे भारत के, पर इन्हें एक अधिकार से वंचित किया जाएगा। नागरिक तो रहेंगे पर इन्हें राइट टू वोट नहीं रहेगा। राइट टू वोट का अधिकार नहीं रहेगा, मतलब वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, अधिकार नहीं रहेगा। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 1971 तक तो ये बात थी। फिर 1971 से इसके पश्चात, मतलब 1971 के पश्चात की बात में ये हुआ था कि 25 मार्च 1971 के पश्चात, यहाँ पे एक डेट भी याद रख सकते हैं आप लोग, 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग भी असम में आए या भारत में आए या असम में आए बोल दीजिए, उन्हें कुछ उनके साथ कोई चीज़ नहीं रहेगी। इनको मतलब वापस जाना पड़ेगा, उनके क्या होगा, वापस जाना पड़ेगा। इन्हें भारत में ठहरने की अनुमति नहीं है। ये असम समझौते की थीम थी। तो आप ये बताइए, जैसे ये थीम थी, और जो NRC है, CAA है, CAA का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि 3 दिसंबर 2014 से पहले जितने लोग भी आए हैं और जिस डेट को आए उसी डेट से उन्हें क्या मान लिया जाएगा, नागरिक माना जा रहा है। तो आप बताइए, ये चीज करना, और यहाँ पे क्या है कि 1971 के बाद जो आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो उनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये टकराया ना चीज,
उल्लंघन हो गया कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2014 से पहले जो लोग आए उन्हें नागरिक मान लिया जाएगा, और यहाँ बताया जा रहा है कि 1971 के पश्चात जो लोग आए उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक में टकरा गई, यही इसके विवाद का मेन मुद्दा था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे एनआरसी है, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसको बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे फ्रेंड, जैसे 1951 में इसमें पहली जनगणना हुई थी, तो 1951 की जनगणना के साथ पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया क्या हुआ था, एनआरसी लागू हुई थी पूरे भारत में, इसका अनुसरण किया गया था। लेकिन इसके बाद पहली बार 2019 में, फर्स्ट बार क्या हुआ, पहली बार 2019 में असम में एनआरसी फॉलो की गई, एनआरसी फॉलो की गई, ठीक है। और इसमें 19 लाख लोग जो हैं इसमें नहीं आए, मतलब ये जब एनआरसी वो किया गया तो इसमें क्या हुआ, 2019 में एनआरसी असम में हुई, असम में एनआरसी फॉलो की गई है, और इसमें क्या हुआ, 19 लाख लोग, 19 लाख लोग इसमें नहीं आ गए। और 19 लाख लोगों में जो गैर मुस्लिम थे, ठीक है, जिसको गैर मुस्लिम थे, इसमें से कम 5 से 6 लाख लोग गैर मुस्लिम थे, 5 से 6 लाख लोग, और 13 से 14 लाख लोग मुस्लिम थे, ठीक है। और ये लोग क्या हैं, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। तो आपका सीए जो है क्या कहता है, सीए जो है 2019, सीए 2019 क्या कहता है कि ये नागरिकता किसे देगा, नॉन मुस्लिम को देगा, जिनको 5 से 6 लाख लोगों को नागरिकता भारत की मिल जाएगी। और इनके लिए फिर क्या होगा, जो अभी हमने बताया कि विदेशियों के लिए विदेशी कानून हमारे यहाँ लागू है, तो इनके ऊपर कौन सा रूल लागू होगा, विदेशी कानून, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद जो है 14, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका उल्लंघन करता है। आप लोगों को पता है कि जो 2000 हमारा ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है आर्टिकल 14 है, 14 में क्या है फ्रेंड्स, 14 में ये है, आर्टिकल 14 में ये किस प्रकार से सीए इसका उल्लंघन कर रहा है, इसका जो मुद्दा दिया गया, तर्क इसमें ये दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि 14 को आप लोग समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे उसमें तो हम लोग अनुच्छेद को समझेंगे 14 में क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं हल्का सा समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि विधि के समक्ष समानता है। इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों की समान सुरक्षा, दूसरा वर्ड ये है, यही मतलब है विधियों की समान सुरक्षा। यहाँ पे समानता की बात हुई है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है यहाँ पे विधि का शासन, इसका मतलब ये है विधि का शासन होगा, यहाँ किसका शासन होगा, विधि का। और विधि का शासन इस संविधान में, इसको हम लोग क्या करते हैं, संविधानवाद। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन संविधानवाद करके पूछता है, आप लोग नहीं समझेंगे तो हमारी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में ही संविधानवाद और संवैधानिक मूल्य सब कुछ हमने समझाया है। आप लोग उसे नहीं समझेंगे तो इस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे है कि विधि के नज़र में, शासन इनके नज़र में हर एक व्यक्ति क्या है, समान है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो ये क्या है, भेदभाव है कि अगर वहाँ पे हिंदुओं को क्यों नागरिकता दी जा रही है और क्यों मुस्लिमों को नहीं दी जा रही है, ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद जो है 14
उल्लंघित होता है इस सब CAA 2019 से। ठीक है, तो इसमें अलग बात है कि इसमें सरकार का ये मुद्दा था कि भाई जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, वहाँ पे जो मुस्लिम बहुमूल्य जनसंख्या है, तो वहाँ मुस्लिमों के जो वैल्यूज हैं उनको आहत होने का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। ये लोग धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं, तो उनको ये नागरिकता इस आधार पर दे रहा है। और सरकार ने इसमें अपना क्या क्या पक्ष रखती है फ्रेंड्स, इसमें सरकार का जो पक्ष है ये कहते कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले जो नेहरू लियाकत समझौते हुए थे उसमें भी ऐसा हो चुका है। और दूसरी बात सबसे बड़ा जो ये तर्क देती है, जैसे हम लोग नागरिकता पढ़े थे तो उसमें अनुच्छेद 11 में देखा गया था कि संसद को कोई भी कानून बनाने का भाई अधिकार है, कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, तो ये उसका ये अधिकार है, तो वो अपना कर रही है, ये तर्क होता है सरकार का। उसके बाद यही मतलब इसीलिए इसका उल्लंघन किया जाता है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे क्या नैतिक मोरलिटी है, क्या वो है, तो उनका अलग मुद्दा है, लेकिन इसका जो टकराव है एक दूसरे से यही है। उसके बाद जैसे NPR की बात भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। NPR में देखिए, NPR का मतलब ये होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये दो चीज़ें पर आधारित है, जैसे जननांकीय सूचनाएं, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें जननांकीय पे मतलब है, उसमें जैसे 15 एक लिस्ट में 15 चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा नाम, आपके नाम कुछ भी। और बायोमेट्रिक में ये पूछा जाएगा जैसे आपके शरीर में कोई निशान है, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते होंगे या कुछ करते होंगे, जैसे फिजिकल होता है, तो उसमें आपको डालना पड़ता है, तो ये है। लेकिन NPR पूरे देश में होगा सिवाय असम के, असम में ये नहीं होगा। तो NPR होने से बहुत सारी चीज़ें का सही होता है, जैसे कोई भी सरकार अगर नीतियाँ चलाती हैं तो नीतियों का सही क्रम में जो भी नीतियाँ सरकार होता है उसका क्रियान्वयन अच्छे से करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितनी मतलब जनसंख्या है, कितनी उत्पीड़ित जनसंख्या है, कितने किस लेवल पे लोग हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा डाटा रहता है, तो जब डाटा रहेगा तो उसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करंट के ये सब टॉपिक थे। ठीक है, करेंट्स के टॉपिक थे, तो आप लोग इसको गूगल करके या जैसे भी आप लोग और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी करंट की क्लास में इससे रिलेटेड अगर कोई इशू आएंगे तो उसको अच्छे से, जैसे इनर लाइन परमिट हुआ, CA हो गया, ये सब चीज़ मैं खुद करंट की क्लास में समझाऊंगी। लेकिन मैं नागरिकता पढ़ा रही थी तो इससे रिलेटेड जितने टॉपिक थे मैंने सोचा कि यहाँ पे हल्का हल्का सा ही सुपरफिशियली आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोग इससे अनभिज्ञ न रहें। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जैसे आप लोगों को मैंने जितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और जितना समझाया है, ये लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोग राइटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा ही सही, तो लिखने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि आप लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और जो भी हमारे बच्चे हैं मतलब पेड क्लास के यहाँ पे अनअकैडमी पे, वो लोग ज़रूर लिखें। बिगनर्स जो हैं तो वो तो बिल्कुल ही लिखें, जिनको 2019 में पेपर नहीं देना है। ठीक है, जिस भी बच्चे को 2019 में पेपर नहीं देना है, 2019 कर रहे हैं 2021 में, सॉरी 2021 का जो 27 जून को पेपर है, जो जिसका नोटिफिकेशन कल आया है, अगर उनको पेपर नहीं देना है तो वो लोग तो ज़रूर लिखें। लेकिन जिन्हें देना है तो वो लोग थोड़ा थोड़ा अपना इस पर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर देना है तो अब तो प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा तक फोकस होना पड़ेगा। तो उनको मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको 22 में देना है, 23 में देना है, वो लोग ज़रूर इस पर ट्राई करें और अच्छे से इसका आंसर लिखें। मुझे लगता है कि इससे आप लोगों का रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से होगा और चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम इसमें होगी, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग पूछ सकते हैं। आज ये हमारी नागरिकता की लास्ट क्लास थी फ्रेंड्स, अंतिम क्लास थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार भी पढ़ेंगे और साथ में करंट की क्लास भी करेंगे, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है तो बिल्कुल अब टाला भी नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। तो इसके अब करेंगे हम लोग। बाकी इसे आप लोग नागरिकता को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आना निश्चित है। लेकिन
सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है पूरे संविधान के लिए वो मूल अधिकार है। इसके बाद मूल अधिकार का आप लोगों को वीडियो मिलेगी। वीडियो अगर आप लोग पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करिए। और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हो, दिक्कतें हो, आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और नोटिफिकेशन आ गया है तो डबल ऊर्जा से अपने स्टडी में लग जाइए। बाकी वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।